हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द इंसाकॉग। अब इंसाकॉग है क्या, पहले वो समझ लो व्हाट इंसाकॉग इज। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में चार ऑर्गेनाइजेशन है। द फर्स्ट वन इज आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सीएसआईआर, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया, या हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड द नेम इज INSACOG and stand for Indian SARS-CoV-19 जेनोमिज्म। सो इट्स बेसिकली कि अगर हम देखें तो कोविड 19 में बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं। अब वो वेरिएंट को कैसे रीड करना है, वेरिएंट कौन सा है, उसको नाम क्या देना है, तो ये सारा काम ना ये करता है, इंस्कॉक करता है। और इंस्कॉक की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो चुका है। मतलब वो कम्युनिटी में फैल चुका है, जो जो डर था वो हो गया, ओमिक्रॉन फैल चुका है लोगों के बीच में। तो ये अब अगर ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, ये खुद बोला है इंस्कॉक ने, ठीक है। और उन्होंने बताया कि हाँ, जो केसेस हैं वो माइल्ड जरूर आ रहे हैं, बट हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में जो केसेस हैं वो इंक्रीज अप हो रहे हैं। ये बेसिकली बताया आपका इंस्कॉक ने। तो इंस्कॉक यहां लिखा हुआ है इंडियन सास कोविड 19 जेनोमिस कंसोर्टियम। ओके, सो इट्स अ कंसोर्टियम और इसमें 32 लेबोरेटरीज काम करती है। इनिशियली जब बना था तो इसमें 28 लेबोरेटरीज का ये नोडल एजेंसी थी, बट अब इसके अंदर 38 लेबोरेटरीज आ गई। 38 लेबोरेटरीज को ये मॉनिटर करता है, तो 38 लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है। जैसे कि क्लाइड कंसोर्टियम है ना, क्लाइड का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सारे एनएलयूज जो भी क्लास एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो क्लाइड कंसोर्टियम के अंडर कराते हैं। तो वैसे ही जो इंस्कॉग है वो कंसोर्टियम है 38 लेबोरेटरीज का। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो अभी एक जर्मनी की फ्राइगेट आई थी। तो फ्राइगेट बेसिकली बोल सकते हैं कि एक नेवी शिप है ना, टाइप ऑफ नेवी शिप, और उसका नाम था बाइन। जैसे कि बाइन म्यूनिक सुना होगा, फुटबॉल क्लब है, तो बाइन अकेला, ठीक है। सो हुआ क्या, और उस फ्राइगेट में जर्मनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो जर्मनी के नेवल चीफ थे, नेवी के चीफ थे, वाइस एडमिरल थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया के, उन्होंने सिंपल सा स्टेटमेंट दिया। सिंपल से तो नहीं था, उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया वो ये दिया कि देखा जाए तो यूक्रेन जो है ना, वो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए लड़ रहा है। वो लड़ रहा है कि हमें क्रीमिया हमारे उसमें आ जाए, हमारे एम्बिट में आ जाए। बट अगर रियलिटी देखी जाए तो रशिया जो है ना, रशिया एनी डे उस क्रीमिया पार्ट जो है, जो कि है तो यूक्रेन का, कभी भी कैप्चर कर सकता है। और व्लादिमीर पुतिन की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। उन्होंने ये बोल दिया कि व्लादिमीर पुतिन जो है ना, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से यूरोपियन यूनियन में ना देर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन दी आइडियाज। लोग अदर यूरोपियन यूनियन के अलग कंट्रीज आपको सोच रहे हैं और अदर को सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ दी क्लैश ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। तो यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा फ्यूचर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जिसके चलते जब ये स्टेटमेंट आया तो बहुत कंडेम्ड हुआ स्टेटमेंट का, स्पेसिफिकली इन दी जर्मनी। और फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो अगर हम बात करें तो जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पर जब इंडियन आर्म फोर्सेस का बैंड जब निकलता था, तो एक आपकी हाइम वो लोग गाते थे। हाइम मतलब इट्स अ म्यूजिक ओनली, म्यूजिक होता है लेकिन उनके ही इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट से हाइम गाते हैं वो लोग। नेम ऑफ द हाइम इज अबाइड विथ मी, ठीक है, वो हाइम गाते थे और बहुत फेमस हाइम थी इंडियन आर्म फोर्सेस में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि इस बार हाई अबाइड विथ मी जो हाइम है वो नहीं गाई जाएगी।
और अवॉइड विथ मी की हम बात करें तो अवॉइड विथ मी इनिशियली 1847 में हाइम लिखा गया था। ये था तो क्रिश्चियन हाइम, बट बाद में ये सिर्फ क्रिश्चियन हाइम नहीं रहा। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे। स्पेसिफिकली इंडिया में भी 1950 के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ये हाइम गाती थी। जो इंडियन आर्म फोर्स का बैंड होता था ये हाइम गाती थी, और ये हाइम महात्मा गांधी का फेवरेट हाइम था। इसी के चलते ये हाइम इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट हुआ था। लेकिन इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड में ये हाइम नहीं गाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम लोग बहुत सारे इंडियन हाइम्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखा जाए अबाइड विथ मी इट्स नॉट अ इंडियन हाइम, इट्स नॉट अ इंडिजिनस हाइम। तो अगर ये हाइम इंडिजिनस होता है हम इसको जरूर इंक्लूड कर दे, बट इस बार हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले। इसका रीजन यही है क्योंकि हम लोग इंडियन साइंस को और इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्यून्स को हम लोग बहुत इस बार मैक्सिमम नंबर्स पे इंक्लूड करेंगे। इसी के चलते हमने अवॉइड विथ मी को एक्सक्लूड किया है इस बार के रिपब्लिक डे के इंडियन आर्म फोर्सेस के बैंड के हाइम से। मूविंग फर्दर, अच्छा ये जरूर नोट डाउन करना, अवॉइड विथ मी क्रिश्चियन हाइम था, 1847 में लिखा गया था। फिर इंडिया में इसको 1950 में इंडक्ट किया गया मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो स्टेट पेज की हम बात करें तो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना, उन्होंने बोल दिया है कि बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे हम लोग पुलिस को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और हमने अराउंड 20,000 पर्सनल्स को डिप्लॉय किया है इन द कैपिटल ऑफ इन द सिटी ऑफ दिल्ली। क्योंकि देखा जाए तो जब भी इतने बड़े इवेंट होते हैं तो दिल्ली एक हॉटस्पॉट बन जाता है फॉर एनी टेररिस्ट और एनी सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए, कि वहां पर वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज या एंटी सोशल एक्टिविटीज कर सके। इसी के चलते हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और उन्होंने ये बताया भी गया है कि पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी गई है पूरी सिटीज में, एंड 20,000 पर्सनस को डिप्लॉय किया गया है। मूविंग फर्दर, सो देखो इस बार देखा जाए ना तो टैबलॉक्स को लेकर बहुत बड़ा इशू राइज हो रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का टैबलॉक्स इंक्लूड नहीं किया गया, आपका तमिलनाडु का टैबलॉक्स इंक्लूड नहीं किया गया, केरला का टैबलॉक्स इंक्लूड नहीं किया गया। अब देखो कभी भी अपने रिपब्लिक डे परेड देखी होगी ना, तो हर स्टेट तो नहीं, लेकिन हर स्टेट का कल्चर जरूर दिखाया जाता है। आपने देखा होगा यूपी का निकलता होगा, यूपी में ताजमहल का टेबलॉक्स निकलता होगा। आपने जम्मू एंड कश्मीर का देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में आपको डल लेक दिखाते होंगे टेबलॉक्स, मतलब पब्लिक को दिखाते होंगे। सो दिस शोज कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया का कल्चर कितना डिफरेंट है, तब भी एक यूनिफाइड नेशन की तरह इंडिया रहता है। लोगों में कितना पेट्रियटिज्म है, तो ये दिखाता है। और रिपब्लिक डे पे गेस्ट भी आते हैं, चीफ गेस्ट भी होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। सो दैट शोज देयर इंडिया सुप्रीमेसी। सो इसी चीज को लेकर टैबलॉक्स शो ऑफ टैबलॉक्स दिखाए जाते हैं बहुत सारे स्टेट्स के, और टैबलॉक्स कौन से दिखाने हैं कौन से नहीं दिखाने ये डिसाइड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। वो फेज 4 तक उनका चलता है, फेज 4 में वो फाइनल डिसाइड करते हैं किस किस का टैबलॉक्स दिखाया जाएगा, किस चीज का टैबलॉक्स नहीं दिखाया जाएगा। और इस बार 3 स्टेट्स का टैबलॉक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। गुजरात आपका सॉरी गुजरात नहीं, आपका वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। और यही बताया गया कि गुजरात के इस बार के टैबलॉक्स में दिखाया जाएगा कि 1922 में जो इंसिडेंट हुआ था भिल ट्राइबल्स के ऊपर, जो एट्रोसिटीज की गई थी जिसमें अराउंड 1200 ट्राइबल्स की डेथ हुई थी बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये होगा गुजरात के ट्रैवलॉग्स में। और ये कहना है गुजरात के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि गुजरात गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस इंसिडेंट इज इवन वर्स देन द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। 1922 में इंसिडेंट हुआ था, एंड ये देखा जाए तो नॉर्दर्न गुजरात इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साबरकांता 1200 ट्राइबल्स की डेथ हुई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और जो ट्राइबल्स थे वो भिल ट्राइबल्स थे। ठीक है, भिल ट्राइबल्स। मूविंग फर्दर, अच्छा ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भिल ट्राइबल्स? बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू लॉज आए थे, रेवेन्यू सिस्टम्स आए थे, उन चीज को लेकर। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ था। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में श्रीकाशी, वहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई थी जो कि फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री थी, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और इंजर्ड भी हुए थे लोग बाग। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने
सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया था इस केस का। एंड उस सुमोटो कॉग्निजेंस में एनजीटी ने जो एनजीटी ने जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में उन्होंने लिखा था कि जो कंपनसेशन दिया जाएगा टू द फैमिलीज ऑफ दोज पर्सन जिनकी डेथ हुई इंसिडेंट में 20 लाख रुपीस का, और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 15 लाख रुपीस का। ये एनजीटी की तरफ से जजमेंट आया था इन दिस केस, जो कि एनजीटी ने सुमोटो लिया था, मतलब खुद से लिया था, किसी ने कोई पिटीशन फाइल नहीं करी थी। लेकिन जब एनजीटी ने जजमेंट दिया, उसमें सिर्फ एक पार्टी ही प्रेजेंट थी जिसने पिटीशन जिसने एक ही पार्टी प्रेजेंट थी जो कि अफेक्टेड पार्टी थी, मतलब विक्टिम्स जो थे। लेकिन दूसरी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट या जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना था या जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि भाई आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो प्रेजेंट ही नहीं थे जब जजमेंट ये लिखा गया था। इसी चीज को लेकर पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जो जजमेंट दिया गया एनजीटी की तरफ से वो सही जजमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और कल बोल भी दिया कि भैया एनजीटी की तरफ से जजमेंट आया था अबाउट द कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ फैमिलीज ऑफ द members, those who got injured or got died in the accident in the firecracker industries, वो गलत है क्योंकि वो एक्स पार्टी जजमेंट था। क्योंकि एक ही पार्टी प्रेजेंट थी तो एक्स पार्टी जजमेंट आप नहीं दे सकते, वो जजमेंट नहीं माना जाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ऐसी कोई बात नहीं है, एनजीटी सुमोटो केस ले सकता है, और एनजीटी के लिए एक डेट फिक्स कर दी कि भैया इस डेट पर एनजीटी सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा, और इस बार दोनों पार्टीज प्रेजेंट होंगी। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो अच्छा हमने एक बार पढ़ा था न्यूज में कि केरला और कर्नाटका की न्यूज, कि केरला और कर्नाटका गवर्नमेंट इस बार लॉकडाउन नहीं लगाने वाली है, रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट आउट कर देंगी। कर्नाटका ने तो कर भी दिया था, उन्होंने जो वीकेंड कर्फ्यू था वो भी लिफ्ट आउट कर दिया था। बट केरला गवर्नमेंट जो है, केरला गवर्नमेंट ने का डिसीजन ले लिया है कि ड्यू टू द फियर ऑफ थर्ड वेव हम लोग टोटल लॉकडाउन लगाएंगे इन द स्टेट ऑफ केरला, ये उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, so it's a news from Delhi High Court. So what happened? एक पिटीशन फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये पिटीशन थी क्या? द पिटीशन इज अबाउट के कोर्ट को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी वन मैन वन ट्री होना चाहिए, मतलब हर एक आदमी को एक ट्री लगाना चाहिए। एक पॉलिसी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। ये पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट के अंडर। कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला पॉलिसीज बनाना हमारा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, और हर किसी का अपना अपना काम है ना। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ, गवर्नमेंट का काम है, मतलब एग्जीक्यूटिव का काम है टू फ्रेम दी पॉलिसीज, और वहीं जुडिशियरी का काम है कि भैया जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना और ना कि लॉ को लेजिस्लेट करना। ये चीज उन्होंने बताया। तो उन्होंने ऑन दैट बेसिस, ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, उन्होंने बोल दिया है कि भैया जो पिटीशन फाइल की गई थी वो हम रिजेक्ट करते हैं, मतलब वो हम हटाते हैं। मूविंग फर्दर, सो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये इसका इनॉग्रेशन जो है वो फरवरी 2022 में करा जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और ये स्टैच्यू हम बात करें तो ये स्टैच्यू इट्स 216 फीट हाई एंड 216 फीट टॉल स्टैच्यू। एंड ये स्टैच्यू जो है वो श्री रामानुज की है। तो श्री रामानुज थे कौन? श्री रामानुज इज अ वैष्णव सेंट। अब वैष्णव सेंट कौन? जो मानते हैं कि जो वेदास लिखे गए, जितने भी वेदास हैं, जितने भी उपनिषद्स हैं, उन सबको फॉलो करें, एंड उन वेदास में डिपिक्ट किया गया विष्णु को, गॉड विष्णु को, श्री हरि को। श्री हरि मतलब श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और हरि मतलब विष्णु, उनको डिपिक्ट किया गया। तो मतलब द ग्रुप विच फॉलोज दी आपका विष्णु एज अ सुपीरियर गॉड, उनको हम वैष्णवाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वैष्णविस बोलते हैं, कुछ लोग वैष्णव बोलते हैं। और एक होते हैं आपका शैवियत्स। तो शैवियत्स मतलब जो शिव गॉड शिवा को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, अब अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, स्पेसिफिकली इन दी एंशिएंट हिस्ट्री एंड द मिडिवल हिस्ट्री आल्सो, तो जो चोला डायनेस्टी थी ना, चोला डायनेस्टी शैवियत को फॉलो करती थी, या चोला किंग जो थे
वो उसको फॉलो करती थी। एंड जो आपके नॉर्मल पीपल थे ना, मेजोरिटी ऑफ द नॉर्मल पीपल और ब्राह्मण्स चोला डायनेस्टी में, वो लोग आपका वैष्णवियत को फॉलो करते थे। तो एक तरीके से क्लैश था। जैसे कि अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो शिया सुन्नी के बीच में जो क्लैश होता है ना, वैसे ही एक समय पर इन द एंशिएंट इन द मिडिवल हिस्ट्री शैवियट्स और वैष्णवियट्स के बीच में क्लैश होते थे। ओके। और देखा जाए तो ये जो इनॉग्रेशन है, दैट इनॉग्रेशन कोइंसिडेंटली देखा जाए तो ये बर्थ एनिवर्सरी होगा, 1000 बर्थ एनिवर्सरी होगी श्री रामानुज की, जिस दिन इनॉग्रेट होगा इस स्टैचू का। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू दी एडिटोरियल पेज। लेट्स सी आज एडिटोरियल्स में क्या है। देखो, आज के एडिटोरियल में ना अभी बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज एडिटोरियल्स अभी आएंगे 31 जनवरी तक, वो आपके बजट से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 1 फरवरी के बाद आपके जो आएंगे ना, वो बजट से रिलेटेड आएंगे। तो अभी इकोनॉमिक एडिटोरियल्स बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे एडिटोरियल्स ऐसे भी होंगे जो बताएंगे भाई बजट ऐसा होना चाहिए, तो बजट ऐसा होना चाहिए वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें ये एडिटोरियल्स पढ़ने हैं जो बजट में जरूरत क्या है, वो एडिटोरियल्स हमको पढ़ने हैं। तो इसी चीज को लेकर हम लोग दो एडिटोरियल्स पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट दी इंडिया में कि बजट की क्या जरूरत होगी इस बार, इंडिया में क्या ग्रोथ रेट होगी, ग्रोथ रेट को और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट वन। द सेकंड वन अबाउट द बजटिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो ओबीसीज को कोटा दिया गया था, ओबीसी कम्युनिटीज को कोटा दिया गया था 27% का इन द ऑल इंडिया कोटा के अंदर फॉर द मेडिकल कॉलेजेस, इन द मेडिकल कॉलेजेस फॉर द एडमिशन ऑफ यूजी एंड पीजी, वो सही है, उसको अपहेल्ड किया, उस चीज को लिखा गया, उस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया इस एडिटोरियल के अंदर। तो वही अपन पढ़ेंगे। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी अ चांस टू सपोर्ट ग्रोथ फिजिकल कंसोलिडेशन। चलो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग सा और इकोनॉमिक टर्म्स भी हैं थोड़े से, तो वो पढ़ना। क्योंकि अब जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है ना, दे आर फ्रॉम दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं ये लोग। तो इनके लिए इकोनॉमिक टर्म्स तो है, तो इनके लिए आम आम बात, बट हमारे लिए एक आम बात नहीं होती। तो वही चीज, जैसे इन लोगों के लिए लीगल टर्म्स आम बात नहीं होगी, हमारे लिए लीगल टर्म्स आम बात होगी, तो सेम गोज, ठीक है। चल, तो फर्स्ट वी डिस्कस दिस एडिटोरियल। सो व्हाट हैपेंड, इन ऑथर्स ने बताया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि स्टेट्स बताता है, ठीक है, डेटा बताता है, स्टेट्स बताता है कि इस बार कितनी ग्रोथ होगी क्या नहीं होगी। एनएसओ ने सर बताया कि फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2021-2022, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, एट द एंड ऑफ मार्च कंप्लीट होगा, बोला कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 9.2% होगी, ये उन्होंने बोला। लेकिन फिर ऑथर ने बताया कि देखो, अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर आईएमएफ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है वो 9.5% होगी। बट ऐसा क्या हुआ कि 30 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हो गया। अब 30 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.3%, ठीक है। तो 100 बेस पॉइंट का मतलब हो जाता है 1%, ठीक है। तो कभी भी बेस पॉइंट में लिखा गया तो मतलब ये है कि वो 30 बेस पॉइंट मतलब 0.3%। तो 0.3% में डिक्रीमेंट क्यों आया, उसका रीजन फिर ऑथर ने बोला कि हाँ, अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग चैलेंजेस इन दी 2021-2022, क्योंकि फोरकास्ट था। अब फोरकास्ट में आप देखते हो सारी कंडीशंस वाइबल होंगी, लेकिन कुछ कंडीशन वाइबल नहीं थी। और अभी भी लास्ट क्वार्टर बचा हुआ है 2021-2022 के फिजिकल ईयर का। और फिर ऑथर ने बताया कि अगर देखा जाए तो इन रियल टर्म्स जो ग्रोथ रेट होने वाली है फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2021-2022 वो 9% ही रहेगी। अब इसमें 20 बेस पॉइंट का डिक्रीमेंट क्यों आ गया, मतलब 0.2% का डिक्रीमेंट क्यों आएगा, उसका रीजन यही है उसका रीजन यही है कि आपका जो आपका जो थर्ड वेव आया है, थर्ड वेव के चलते जो थोड़े सेक्टर्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। मेन सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये सेक्टर्स में थोड़ा सा अभी रिकवरी आने बाकी है और रिकवरी थोड़ी सी रुक जाएगी बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव। इसी के चलते 20 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीमेंट आएगा, ये चीज ऑथर ने बोली। फिर ऑथर ने बताया कि देखो, अब ये तो फिजिकल ईयर निकलने वाला है, लेकिन हम लोग जो फोकस है ना, हम लोग फोकस कर रहे हैं 2022-2023 के ग्रोथ पे। और उस चीज को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने बोला कि जो ग्रोथ रेट होगी फॉर द फिजिकल ईयर 2022-2023 वो 8.5% होगी।
अकॉर्डिंग टू द IMF, एंड 8.1% होगी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये होने वाली है फॉर द फिजिकल ईयर ऑफ 2022-2023। ये चीज उन्होंने बोली, ठीक है, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी। लेकिन जब हम NSO की बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफिस की हम बात करें, तो उन्होंने बोला कि जब 2021 2022 का एंड होगा ना, तो हमारा जो GDP रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स का मतलब पैसों में, कितना होगा? 147.5 लाख करोड़। और अगर हम वही कंपेयर करें 2019-2020 के जीडीपी के रियल जीडीपी के टर्म से, तो वो 145.7 लाख करोड़ था। तो हमने क्या 2 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ ही हमने जीडीपी में इंक्लूड किया? तो इतना स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है? तो ऑथर ने बोला कि देखो, इंडिया में हम बात करें ना, तो इंडिया में कोविड-19 आ गया और 3 वेव आई। ऐसा नहीं कि एक वेव आई हो, एक साल इंपैक्ट हुआ, 3 वेव आई, जिससे हमारे पूरे 2.5 साल इंपैक्ट पड़े हैं। या अगर हम देखा जाए तो 2 साल इंपैक्ट पड़े हैं। तो 2 साल की ग्रोथ तो हम लोग बिल्कुल जीरो मान के चल रहे हैं। इसी के चलते जो देखा जाए तो जो रियल टर्म्स में जीडीपी का जो रियल टर्म्स में जीडीपी जो इंक्रीमेंट हुई है बहुत कम लेवल पे हुई है, ठीक है। फिर ऑथर का यही कहना है कि अगर हम 2022-2023 के ग्रोथ की हम बात करें, तो वो दो बेसिस पर रिलाई करता है कि इन्वेस्टमेंट रेट्स क्या होंगे और सेविंग रेट्स क्या होंगे इंडियन इकोनॉमी में। ये चीज उन्होंने बोली। अब यहां पर एक टर्म है क्या? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि आप कितनी जल्दी आप कैपिटल्स में ऐड करते जा रहे हो, कैपिटलाइजेशन में ऐड करते जा रहे हो। जैसे कि कैपिटलाइजेशन में ऐड का मतलब, जैसे कि आप एसेट्स, कैपिटल एसेट्स आपके पास कितने होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जल्दी बूस्टअप हो रहा है ना, हाईवेज कितनी जल्दी बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन कितनी जल्दी बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स कितनी जल्दी बन रहे हैं। तो कैपिटल एसेट्स का मतलब कि आपके पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो कैपिटल एसेट्स है, अगर उसको हम रिलेटिवली कंपेयर करें अपने जीडीपी के साथ, तो अभी जो करंट प्राइस स्टैंड करता है वो 29.6% स्टैंड करता है इन द ईयर ऑफ 2021-2022। ये चीज उन्होंने बताया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। मतलब अगर जीडीपी 100 रुपए की है, तो जो हमारे इंडिया में कैपिटल है वो 30 रुपीज का है, मतलब 29.6 रुपीज का है। ये चीज उन्होंने बोला। और और सर ये हम बात करें तो ये देखा जाए तो ये अच्छा परसेंटेज है, खराब परसेंटेज नहीं, अच्छा परसेंटेज है ना। कोई कैपिटल देखा जाए, कैपिटल एसेट अच्छे नंबर पे है, लेकिन इवन दो हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, उसका रीजन यही है कि हम लोग यूटिलाइजेशन, हमारी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की, वो उतनी ज्यादा है ही नहीं। फर्स्ट क्वार्टर में हमने 60% ऑफ दी कैपिटल एसेट्स का हमने यूटिलाइज किया, और ऑन एन एवरेज निकाले फॉर द प्रीसीडिंग 4 क्वार्टर्स का, तो हमने 61.7% हमने यूटिलाइजेशन किया उन एसेट्स का। तो ये चीज ऑथर ने बोला। और फिर ऑथर का ये कहना है कि अभी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली बिल्कुल बूस्टअप कर जाएगा, धीरे धीरे बूस्टअप करेगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ऑथर ने बोला कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब होता क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है जब फाइनली वो गुड्स रिटेलर्स को मिलते हैं, हाउस होल्ड में जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे कि एक आटे की बोरी है जो कि 100 रुपए की है, ठीक है। तो एक पर्सन को अगर शॉप पे जाना है और वो आटे की बोरी लेके आनी है, तो वो आटे की बोरी शॉप से घर तक जाने में जो पैसा लगा, उसको बोलते हैं क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो पैसा लगा गुड्स को रिटेलर शॉप से अपने हाउस होल्ड में ले जाने के लिए, वो कितना परसेंट है? वो 6.9% का ग्रोथ दिखाया। तो दैट्स अ लो ग्रोथ। इससे पता क्या लगता है? इससे पता ये लगता है कि कंजम्पशन जो है वो कम है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या पता लग रहा है, अगर लो ग्रोथ दिख रही है मतलब कंजम्पशन जो है वो कम है। अब कंजम्पशन कम क्यों है? उसका रीजन यही है कि कोविड-19 आया, कोविड-19 के चलते लोगों के इनकम्स नहीं बढ़ी, इनकम्स और कम हो गई, लोगों की बहुत सारी जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम थी वो बंद हो गई, कुछ लोगों की तो इनकम ही खत्म हो गई, जिसके चलते कंजम्पशन रेट भी जो है जो कम हो गया। ये चीज उन्होंने बोला है। फिर आगे ऑथर ने टर्म्स पे बात करी है कि कितनी जीडीपी बढ़ेगी, कितनी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑथर ने फिर फाइनली यहां बताने की कोशिश करी है कि अभी बजट जो आएगा ना, उन बजट में हमें थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है और दो चीजों में फोकस करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो उन्होंने बोले कि देखो, अभी जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम आया था, प्रोजेक्ट आया था एनएमपी का, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो बिल्कुल अच्छा है कि आप गवर्नमेंट ओन्ड लैंड एसेट्स को मोनेटाइज करो, बहुत अच्छा है।
उसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। कैसे? जैसे कि उन्होंने बोला कि जब आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में आप थोड़ा सा रीअसिस्ट करो। मतलब आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लिया है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपने हेल्थ सेक्टर्स पे फोकस नहीं किया, तो हेल्थ सेक्टर्स पे फोकस करिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा, हेल्थ सेक्टर बूस्टअप हो जाएगा, तो हेल्थ सेक्टर्स को भी इंक्लूड करो। ठीक है। और फिर उन्होंने दूसरा जो बताया कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो कम है, उसके लिए हमें फिजिकल सपोर्ट देना होगा ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स पे जहां पर लोगों की इनकम बढ़े। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया मनरेगा का, तो मनरेगा में आप लोगों को और काम दो और ज्यादा इनकम उनको दो, जिसके चलते जो आपके जो जो आपका कंजम्पशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कंजम्पशन रेट अगर इंक्रीज होता है तो आपकी इकोनॉमी जो है और जीडीपी जो है वो रियल सेंस में बढ़ेगी। ठीक है। फिर आगे ऑथर ने बोला कि हमें फिजिकल कंसोलिडेशन पे भी आना है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब कि आप फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करो। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? मतलब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जैसे कि आपके पास आपके पास देखा जाए तो आपके पास 100 रुपीज का रेवेन्यू है और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 106 रुपए का है, तो ये 6% का क्या आ गया? फिजिकल डेफिसिट आया। तो ये 6% का फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब रिड्यूस करते जाए। तो वही चीज ऑथर ने बोला है कि अगर हम लोग हर ईयर 0.5% फिजिकल कंसोलिडेशन करते हैं, मतलब 0.5% फिजिकल डेफिसिट कम करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 2025-2026 हम लोग फिजिकल डेफिसिट 4% पे आ जाएंगे, जो कि अच्छा होता है। तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होना बेकार है, बट फिजिकल डेफिसिट जीरो होना भी बेकार है। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट 4% तक रहना चाहिए, 3.5 to 4% होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीरो कर दोगे, इसका मतलब यह क्या हुआ? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, है ना? तो फिजिकल डेफिसिट 4% पे रहना चाहिए कि भैया आपके पास रेवेन्यू है, आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना करो, नहीं तो कंट्री के ऊपर डेट आ जाता है। तो वही चीज कहना है कि हमें फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी 6% पे है, उसको हमें 4% लेके आना है। मूविंग फर्दर, यहां पर जो एडिटोरियल लिखा गया ना, वो एडिटोरियल यही लिखा गया, फॉल्स डेक्टोमी, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट दी ऑल इंडिया कोटा। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया, चंद्रचूड जो उस बेंच में थे उन्होंने खुद बोला था कि होता क्या है कि हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात करें तो फॉर्मल इक्वलिटी बिल्कुल सही है, वो प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छा है। वो बोलता है कि भाई सबके लिए इक्वल फुटिंग होगी, किसी को भी इनइक्वालिटीज फेस नहीं करना पड़ेगा। बट देखा जाए तो इंडिया में सोशल इनइक्वालिटीज है, आपके इनहेरेंट डिसएडवांटेज होते हैं, जिसके चलते जो फॉर्मल इक्वालिटी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए हमें रिजर्वेशन लेके आना पड़ता है, मतलब फॉर द इक्विटी हमें रिजर्वेशन लेके आना है। ये चीज उन्होंने बोला। ठीक है। तो फिर आगे ऑथर ने ये बोला कि जब हम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ हार्ड वर्क दिखता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म किया, इट्स मींस यू हैव डन अ हार्ड वर्क, बट इट डजंट शो कि आपका जो हार्ड वर्क है वो किस कंडीशन में आया। अब जैसे कि मान के चलो कोई 5 घंटे पढ़ रहा है और कोई लोअर कास्ट का पर्सन जो कि 3 घंटे ही पढ़ पा रहा है बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, तो उसको डिसएडवांटेज है ना। तो इसी के चलते ऑथर का यही कहना है, जो जजमेंट देते समय जो जजेस थे उनका यही कहना था कि देखो सिर्फ रिजल्ट जो है ना वो हार्डवर्क बताता है, बट इट डजेंट शो दी बैकग्राउंड कि किस कंडीशन में उन्होंने ये हार्डवर्क किया, जिसके चलते रिजर्वेशन जो है वो देना चाहिए। ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई और उन्होंने बोला कि इट्स अ सोल मेथड जिसके चलते हम लोग इनइक्वालिटीज या फिर जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं और इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं इनको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इस चीज को लेकर फिर आगे ऑथर ने फिर AIQ के बारे में बताया, ऑल इंडिया कोटा के बारे में। तो उन्होंने यही बोला कि ऑल इंडिया कोटा की हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा इज अ डोमेस्टिक फ्री कोटा। होता क्या था कि जैसे कि हम स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो स्टेट की यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन होगा, लेकिन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होगा। मतलब अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी के अगर SC हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप MP के SC हैं या किसी और अदर स्टेट के शेड्यूल कास्ट के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट में। तो इसी के चलते 1980s में फॉरवर्डिंग द ईयर क्या था वो 1980s कुछ था, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के इंक्लूजन की बात आई थी। एंड उसमें खुद बोला गया था कि ऑल इंडिया कोटा जो है वो डोमिसाइल फ्री रिजर्वेशन होगा। और फाइनली आफ्टर 2 डेकेड्स मतलब 2007 में आपका ऑल इंडिया कोटास को इंक्लूड किया गया था। ठीक है। फॉर दी SC एंड STs। और फिर फाइनली अभी
2020 में 2021 में ऑल इंडिया कोटा बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड किया गया इन द मेडिकल कॉलेजेस फॉर द ओबीसीज, फॉर द मेडिकल कॉलेज इन द एडमिशन ऑफ पीजीज एंड यूजीज बोथ। 15% का यूजी में, 50% का पीजी में। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट एजुकेशन के बजटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ चीजें ही पढ़नी है। अब वो कुछ चीजें यही बोल रही हैं यहां, अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कि गवर्नमेंट को इस बार बजट में एजुकेशन सेक्टर में अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन बजट को बढ़ाना पड़ेगा, हमेशा यही बोल रही है। बाकी डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो अब देखो पढ़ना क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो यूनेस्को वाली चीज पढ़नी है कि यूनेस्को 2030 का जो फ्रेमवर्क आया था वो यही आया था कि जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट को वो 4 to 6% कर देनी चाहिए आपका एजुकेशन में, और 15 to 20% जो का पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। मतलब अगर कोई फैमिली है 100 रुपए कमा रही है तो उसके 15 से 20 रुपए बच्चों के एजुकेशन पे जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की स्टडी में आई, वर्ल्ड बैंक की स्टडी में भी ये बताया गया था कि इंडिया को अपने बजट का 14.1% अपना एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है। वहीं वियतनाम की बात करें तो 18.5% कर रही है। वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो 20.6% कर रहा है बजट में, एज अ बजट जो फैमिली का बजट होता है ऑन एन एवरेज। बट अगर हम कंपेयर करें तो है जीडीपी सिमिलर लेवल पर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी सिमिलर लेवल पे है वियतनाम और इंडोनेशिया की हम बात करें, पर कैपिटा इनकम पे हम बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की स्पेंडिंग कम है। और एक और रीजन, एक और बल्कि एक और जो इंडिया के लिए नेगेटिव दिखाता है वो ये दिखाता है कि इंडिया में अगर हम कंपेयर करें इन दो कंट्रीज से, वियतनाम इंडोनेशिया से, तो इंडिया में जो 19 के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 19 है, सॉरी, वो पॉपुलेशन ज्यादा है वियतनाम और इंडोनेशिया से, तब भी इतनी कम स्पेंडिंग हो रही है। ये चीज ऑथर ने बोला है। मूविंग फर्दर, ये पढ़ना, ठीक है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये गलती से मार्क हुआ है, ऐसा कुछ मार्क करने का मेरा कुछ इरादा नहीं था, गलती से मार्क हुआ है ये। मूविंग फर्दर, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पर उनका होलोग्राम इनॉग्रेट किया, इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस सिर्फ कुछ लोगों तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गया। तो है तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कुछ लोगों को ये हर्ट करेगा कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स तक ही हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट करा, लेकिन हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज करना हमने बंद ही कर दिया था। इसी के लिए हम लोगों ने नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी पर, हमने 125th बर्थ एनिवर्सरी पर उनका होलोग्राम जो है इंस्टॉल किया है, जहां पर किंग जॉर्ज फिफ्थ की कैनोपी लगाई गई थी, लेकिन जो कि 1968 में हटा दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। मूविंग फर्दर, सो इन द ईयर ऑफ 2021 एक पिटीशन फाइल हुई थी, वो पिटीशन केस बन गया था, और नेम ऑफ दैट केस है जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ पिटीशन, ओजस फॉर पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उस पिटीशन में बोला गया था कि देखो इट्स अबाउट द कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। अब कॉन्जुगल राइट्स होते क्या है? कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है जो कि आपके हिंदू मैरिज एक्ट में ही मिल जाएंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 10, जो कि बताता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही हैं जो उनकी होनी चाहिए एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ, तो वो लोग फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अब कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? जैसे कि वाइफ का होता है कि उनको वाइफ और हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, तो अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर रहे हो तो उसके लिए हस्बैंड या वाइफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो वही पिटीशन फाइल हुई थी कि बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो तो खत्म होती जा रही है, मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर। इसी चीज को लेकर केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, पढ़ना जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, अच्छा भी है, मतलब लीगल न्यूज है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब ये बताया गया कि जोसेफ साइन वाला जजमेंट आया था, जोसेफ साइन वाले जजमेंट में यही बोला गया था कि हम प्राइवेट अफेयर्स मैटर्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये चीज उन्होंने बोली थी। तो फिर जब प्राइवेट अफेयर मैटर है तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, कि जब प्राइवेट अफेयर मैटर है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो फिर कॉन्जुगल राइट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर स्टेट क्यों इंटरफेयर कर सकता है? मूविंग फर्दर, अच्छा ये वाला पेज पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, स्किप करो।
ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, तो बताया गया कि जो एक हफ्ते पहले जो केसेस थे और इस हफ्ते की हम बात करें, कंपेयर करें, तो 18% का इंक्रीमेंट आया है टोटल केसेस में। तो अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो 22 लाख एक्टिव केसेस है कोविड 19 के, और कल अराउंड 3.92 करोड़ केस निकले हैं कोविड 19 के, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो हमने पढ़ा अभी पहले पेज पे। मूविंग फर्दर, सो गुजरात गवर्नमेंट ने 2020 में एक स्कीम, उन्होंने एक प्रोजेक्ट सोचा था। अब वो प्रोजेक्ट ये था कि गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रीज में पोल्यूटेड वाटर भी बहुत आता है, बहुत पोल्यूशन आता है। वो डायरेक्टली साबरमती रिवर्स हो गई आपकी, आपकी महिसागर हो गई, आपकी विश्वमित्रा हो गई, आपकी भदर हो गई रिवर, इन रिवर को पोल्यूट करती थी, और ये रिवर बहुत पोल्यूट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू द रिवर्स। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि पाइपलाइन इंस्टॉल की जाएंगी, एंड पाइपलाइन के थ्रू जो वेस्टेज है वो डायरेक्टली सी में चला जाएगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट पे अभी भी काम नहीं हुआ, और वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। यही अ, एक न्यूज एनालिसिस है रिवर पॉल्यूशन को लेकर। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो तालिबान के डिग्निटरीज पहुंच चुके हैं ऑस्लो में, और अभी देखा जाए तो तालिबान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, एज अफगानिस्तान को भी ऐसा किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ कंट्री अभी। अब उसका रीजन, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज का मतलब कि तालिबान एज अ डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उसी चीज को लेकर अभी ऑस्लो नॉर्वे में टॉक स्टार्ट होगी, और एंड द टॉक इज अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर। मूविंग फर्दर, और कोई ऐसी न्यूज नहीं हमारे वर्ल्ड वर्ल्ड पेज में जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। इकोनॉमिक न्यूज आज आता नहीं है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।